साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपको फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम आधुनिक भारत में आंग्ल मराठा युद्धों को परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देखेंगे। वैसे तो मराठा साम्राज्य एक अलग चैप्टर ही है और उनका उत्थान, उनका प्रशासन और उनका फिर पतन। आज हम अंग्रेज़ों और मराठों के बीच जो युद्ध हुए, जो संधियां हुई, उसके बारे में एक परीक्षा उपयोगी दृष्टि से संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि उसमें परीक्षाओं में मुख्यतः उनसे क्या पूछा जाता है। सबसे पहले समझिए कि मराठे क्या थे, वो कहाँ से राजनीतिक शक्ति को बढ़ाया, प्राप्त किए और कहाँ से फिर वो भारत के शासक बनने की ओर अग्रसर हुए। कालांतर में फिर उनका पतन हो गया। तो देखिए, सबसे पहले जो मराठा थे वो एक मुख्यतः कृषक समुदाय थे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ानी शुरू की। प्रारंभ में वो विभिन्न जो दक्षिण में और पश्चिम में जो शासक होते थे उनके यहाँ सरदारों के रूप में अपनी सेवाएं दी और कालांतर में फिर वो इतनी ताकत, इतनी समर्थता अपना ली कि फिर वो अपने राज्य के लिए उत्सुक हुए और उन्होंने एक अपना राज्य बनाया और अपना राज्य उन्होंने शिवाजी के अधीन प्रारंभ में बनाया। बाद में फिर उनके पुत्र संभाजी और एक क्रम आगे चलता रहा। लेकिन मराठों में एक जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो पेशवा की थी। पेशवा जो थे वो मुख्यतः ब्राह्मण थे और उनके अधीन जो मराठा साम्राज्य था एक विशाल साम्राज्य में परिणत हो गया। तो ये तो उनके साम्राज्य बनना और विस्तार था। उसमें कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि जो मराठे थे वो छापा मार युद्ध किया करते थे। छापा मार युद्ध में चैंपियन थे। आपने अभी आधुनिक समय में एक फिल्म आई थी तानाजी, उसमें देखा होगा कि कैसे अजय देवगन पहाड़ से कूद करके युद्ध लड़ते हैं, लोगों को काटते हैं। तो वो छापा मार युद्ध होता है कि जब बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं जा रही हैं और उसमें छोटे छोटे ग्रुप्स जो है वो घुस गए और तहलका मचा दिया और बड़ी सेना हतप्रभ हो जाती थी। इतनी ज़्यादा जख्मी, इतनी ज़्यादा हतोहत लोग हो जाते थे कि वो सेना भाग खड़ी होती थी। सेना को पता ही नहीं लगता था कि आखिर कितने लोग लड़ने आ गए, कहाँ से लोग आ गए, किधर से आ रहे हैं, और सेना हार जाती थी। शाइस्ता खां के लाखों की सेना को शिवाजी ने छोटी सी समूह से हरा दिया था और उसके कारण यही था। जब मराठे अपने आप को बहुत आगे लेकर गए और ऐसी स्थिति आ गई कि मुगलिया राजा भी मराठों के अधीन हो गए राजनीतिक रूप से, वो उनके पेंशनर हो गए। तो अहमद शाह अब्दाली यानी कि अफगानों और मराठों के बीच फिर पानीपत का तृतीय युद्ध हो और इस युद्ध में मराठे हार गए। मराठों के हारने के ऐसे तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्हें दिल से किसी भी भारतीय शक्ति ने समर्थन नहीं दिया। दिल से, मैं दिल से बात कर रहा हूँ, दिल से किसी भी भारतीय शक्ति ने समर्थन नहीं दिया। यानी कि वो जो युद्ध था वो पूर्णतः अकेले सिर्फ और सिर्फ मराठों के और अफगानों के बीच लड़ा गया। उधर बहुत सारे भारतीय जो शक्तियाँ थी वो अब्दाली की ओर से लड़ रही थी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि मराठे अभी तक छापा मार युद्ध लड़ा करते थे, अर्थात पहाड़ों, गुफाओं, कंदराओं इत्यादि में वो लड़ा करते थे। वो बड़े युद्धों को इस तरह से संचालित नहीं करते थे जैसा पानीपत में हुआ था। हालांकि उनकी वीरता में कोई कमी नहीं थी, उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो तकनीक अलग थी। मान के चलिए कि कोई एक टेस्ट प्लेयर है, क्रिकेट मैच में टेस्ट खेलता है, आपने उसे एक 2020 में ले आया तो क्या कर पाएगा? कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे यदि कोई 2020 का खिलाड़ी है, आप उसको एक टेस्ट मैच में लेके चले गए तो 2020 का खिलाड़ी एक दिवसीय तो खेल सकता है, बहुत हद तक खेल लेगा, लेकिन वो टेस्ट नहीं खेल पाएगा। वो कहीं ना कहीं टेस्ट मैच में असफल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हुए भी, यही हाल उनके साथ भी हो रही थी। जब साम्राज्य बड़ा हो गया, जब उन्होंने पूरे दक्कन को अपने प्रभाव में ले लिया, तो अब वो उत्तर की ओर आ रहे। उत्तर की ओर जो
पहाड़ कहीं था नहीं, लड़ना मैदानी इलाकों में पड़ता था। और उन्होंने क्या किया कि जितनी भी भारतीय शक्ति थी उनको नाराज कर दिया। वो जो लूट मार जो किया करते थे, चौथ और सरदेशमुख नामक जो कर लिया करते थे, उससे जितने भी भारतीय, और क्या हिंदू क्या मुसलमान कोई मतलब नहीं था, वो नाराज रहा करती थी। फलतः उन्हें कोई व्यापक जन समर्थन नहीं मिल पाया और पानीपत का तृतीय युद्ध वो हार गए। हारने के बाद भी वो नष्ट नहीं, बचे हुए थे। ये थी मराठों की कहानी। अब इधर अंग्रेज जो थे वो धीरे धीरे भारत में अजगर के रूप में फैले जा रहे थे। किसके रूप में? अजगर के रूप में। अजगर क्या करता है? अजगर जो होता है सबसे पहले शिकार को नापता है कि भाई इसका लंबाई चौड़ाई क्या है। उसके बाद वो शिकार को पकड़ता है और उसको घेर लेता है, और घेर करके उसकी हड्डियां टूटने तक वो इंतजार करता है। उसको कोई हड़बड़ी नहीं होती है। आप तो डिस्कवरी में देखिएगा अजगर कैसे किसी जीव को खाता है। उसको अजगर को कोई हड़बड़ी नहीं होती है। एक बार शिकार को जब पकड़ लिया उसको कोई हड़बड़ी नहीं है, धीरे धीरे उस शिकार को खत्म कर देता है, फिर उसे निकल जाता है। अंग्रेजों ने कमोबेश यही नीति पूरे भारत में अपनाई। उन्हें कोई ज़्यादा हड़बड़ी नहीं थी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे 30 साल लगा करके उन्होंने मैसूर को हड़प लिया, ख़त्म कर दिया, निज़ाम को अपने संरक्षण में ले चुके थे। अब बचे हुए कौन थे? तो मराठा ही थे, तो उन्हें तो ख़त्म करेगा ही। तो इधर मराठों के साथ क्या प्रॉब्लम था कि उन्होंने अंग्रेज़ों को जानते तो थे लेकिन ठीक से समझ नहीं पा रहे थे कि अंग्रेज क्या करने वाले हैं। यानी कि उनका जो राजनीतिक मानसिक क्षितिज था वो उस तरह से उन्नत नहीं था कि वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा दिन तक लोहा ले सकते थे या अंग्रेज़ों को पूरी तरह से भारत से हटा सकते थे। एक और कारण था। एक और कारण यह था कि मराठों की जो सेना में थे वो बहुत सारे वर्गों के लोग थे। पहले मराठों की सेना में सिर्फ मराठे होते थे, लेकिन जैसे जैसे राज साम्राज्य बढ़ने लगा सारे लोग उसमें समाहित होने लगे। और स्थिति ये हो गई थी कि उनके सेना में पुर्तगाली भी थे, इटालियन भी थे, फ्रेंच भी थे, अंग्रेज भी थे, सब वर्ग के सब देशों के भी लोग थे। तो जब युद्ध होता था यूरोपियन शक्तियों से तो उनकी जो विश्वसनीयता थी वो संदेह में आ जाती थी। तो इन चीज़ों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके अलावा जो तोपची वगैरह होते थे, कहा जाता है कि जो वो मराठों के तोपची हुआ करते थे वो सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाली और कन्वर्टेड ईसाई ही हुआ करते थे, कोई अपना इनका नहीं होता था। यानी कि जो इनकी लड़ाई की पद्धति थी, युद्ध की जो पद्धति थी, युद्ध लड़ने वाले जो लोग थे, युद्ध में जो हथियार उपयोग हो रहे थे, सब के सब इनके पूर्ण सामर्थ्यता से वो लगभग बाहर थी। और इधर अंग्रेजों के साथ सारी जो दिक्कतें थी वो नहीं थी। फलतः जब अंग्रेज बंगाल जीत लिए, क्या कहते हैं उनको फ्रेंच को माने फ्रांसीसी शक्ति को हटा दिए, तब उन्होंने मराठों और मैसूर को युद्ध ध्यान दिया और कालांतर में इन दोनों को भी हटा दिया। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे उन्होंने मैसूर को नेस्तनाबूद किया। तो आज हम समझेंगे मराठों के बारे में। हालांकि कोई ज़्यादा उसमें परीक्षाओं में आपसे इन जो कहानी मैंने बताया उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। एक ओवरऑल समझ के लिए आपको बताई ताकि एक बेसिक समझ हो कि मराठे क्या थे, उनके साथ क्या क्या सुविधाएं थी, क्या क्या असुविधाएं थी। तो जब मराठा हार गए पानीपत का तृतीय युद्ध, तो उनके जो अंदरूनी लड़ाइयाँ थी, अंदरूनी जो राजनीतिक खींचतान था वो उभार पर आ गया। और अंग्रेज इसी चक्कर में बैठे हुए थे, कभी आपस में लड़ते हैं, हम वहाँ समझौता कराने जाएंगे। तो जल्दी ही अंग्रेजों को मौका मिला और फिर उन्होंने इस अपने जो छिपे हुए उद्देश्य थे उसके पूर्ति के लिए कार्य किया। देखते हैं कैसे क्या किया। देखिए, सबसे पहले समझिए कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो 1775 से 82 तक हुआ। किससे? 1775 से 82 तक। 1775 में अंग्रेजों ने नारायण राव, याद रखिए, नारायण राव से के साथ सूरत की संधि की और यहीं से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया। सूरत की संधि में नारायण राव जो था वो अंग्रेजों से मदद मांगने गया था कि आप हमको पेशवा बनवा दीजिए, बदले में हम आपको बहुत सारी सुविधाएं देंगे और हम आपके साथ रहेंगे। अंग्रेज तो इसी चक्कर में थे, उन्होंने समझौता कर लिया। जब सूरत की संधि हुई तो सारे मराठा जो सरदार थे वो गुस्से हो गए, बोले भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तुम एक विदेशी के पास कैसे जा सकते हो। और फलतः लड़ाइयाँ होने लगी। और ये जो लड़ाई होती थी वो ऐसा नहीं था कि दोनों ओर से सेनाएं जुट गई घमासान, ऐसा नहीं, छोटे छोटे झड़प होते थे। कभी अंग्रेज हारते थे, कभी मराठे हारते थे।
और एक जो प्रक्रम था सूरत की संधि जो 75 में हुई थी, वहाँ से चला 82 तक। कहाँ तक चला? 82 तक। और सालबाई की संधि जो 82 में हुआ, वहाँ जाके प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। देखिए हमने लिख रखा है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो 1782 में सालबाई की संधि से समाप्त हुआ, यानी कि प्रथम दौर का जो लड़ाई था समाप्त हुआ। इसी में एक और संधि हुआ था 1779 में, बड़गांव की संधि। क्या की संधि? बड़गांव की संधि। आपको जानते हैं परीक्षा में कैसे पूछेगा, या सीक्वेंस लिख देगा और मिलाने के लिए बोलेगा कि भाई इनमें कौन पहले था, ठीक है, या आपसे पूछेगा कि इनमें कौन सरदार थे उसके साथ। ये सब परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि एक बड़गांव की संधि हुई अंग्रेजों एवं मराठों के बीच, बाद में फिर सालबाई की संधि से लड़ाई पूरी तरह से खत्म हो गई। यानी कि प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध था सूरत की संधि से प्रारंभ हुआ, बड़गांव की संधि से होते हुए सालबाई की संधि में वो युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। अब आता है दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध जो था वो वेलेस्ली के क्या कह सकते हैं, साम्राज्यवादी लिप्सा का, मैंने क्या उसको शब्दों में पिरो सकते हैं कि साम्राज्यवादी लिप्सा की जो परिणति थी, उसकी जो इच्छा थी, उत्कंठा थी, उसकी एक अगला चरण था। कहने को तो वेलेस्ली का डर था कि जो मराठा हैं वो फ्रांसीसियों से संबंध रख रहे हैं, अंग्रेजों में, भारत में अंग्रेजों का हित जो है प्रभावित हो रहा है। वस्तुतः ऐसी कोई बात नहीं थी। वेलेस्ली जो था वो पूरी तरह से भारतीय शक्तियों को नियंत्रण करने के उद्देश्य से आया था। उसने वो तो सहायक संधि भी लागू किया था उसने। इसी बीच उसने क्या किया था कि मैसूर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर चुका था। यानी कि जो अंग्रेजों से लड़ने वाली शक्तियां थी, निजाम, मैसूर और मराठा, एक त्रिकोण था वहाँ पे। निजाम पहले ही उसके संरक्षण में जा चुका था। भाई वो अब देखा कि अब हम अंग्रेजों से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, वो उनके संरक्षण में चला गया। मैसूर नष्ट हो चुका था, तो बचे मराठे, तो अब उनके साथ वही जो शुरू में हमने बताया अजगर वाला व्यवहार वो कर रहा था। तो फिर सब शुरू हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 1805 तक चला। ये जो दोनों थे विभिन्न युद्ध हुए थे। इन दोनों वहाँ पर जो बहुत सारे सरदार थे, जैसे सिंधिया थे, होलकर थे, इसके अलावा गायकवाड़ थे, भोंसले थे, ये सब अलग अलग सरदार थे। सबको अंग्रेजों ने पटकनी दी थी और सबने अंग्रेजों से अलग अलग संधि की। हालांकि सबसे बाद में ग्वालियर के जो सिंधिया थे उन्होंने किया था। तो देखिए 1803 से 1805 तक जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था वो चला था। इसमें एक संधि हुई थी देवगांव की संधि, वो हुआ था 17/12/1803 को, यानी कि 17 दिसंबर 1803 को भोंसले एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था देवगांव की संधि। याद रखेंगे, देवगांव की संधि। दूसरा हुआ था सूरजी अर्जन गांव की संधि, जो कि 30/12/1803 को हुआ था, यानी कि 30 दिसंबर 1803 को वो संधि हुआ था। किनके बीच में? सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच में। याद रखिएगा, सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच में। और बाद में फिर एक और संधि हुई थी राजपुर घाट की संधि, वो हुआ था होलकर और अंग्रेजों के बीच में, और यह हुआ था 25/12/1805 को। और इस प्रकार से ये जो संधियां हुई थी, इसके साथ ही जो पूरे मराठा के जो सरदार थे वो अंग्रेजों के अधीन आ गए थे। अंग्रेज जो भी संधि ताकतवर होने पर जो करते थे वो पूरी तरह से स्वतंत्रता नष्ट करके ही किया करते थे। इसके बाद जब मराठा साम्राज्य पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गया और अंग्रेज फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जा रहे थे, तब उन्होंने निश्चय किया कि नहीं, अब इन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देना है, जो पेशवा है उसको पेंशनर बना लेना है। और उन्होंने फिर क्या कहते हैं, युद्ध के लिए अपना ताकत जुटा लिया। इधर मराठों के मन में भी ये दुख था, ये अफसोस था कि भाई हम गुलाम हो चुके हैं, कहाँ हम पूरे भारत पर शासन करने को आतुर थे, कहाँ हम अपने ही क्षेत्र में गुलाम हैं। तो उन्होंने भी बची खुची शक्ति एकत्रित की और उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई छेड़ी, और उसे कहा जाता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सा युद्ध? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1817 से 1819 तक चला। और इस युद्ध में जितने भी सरदार थे सब मिलकर लड़े और सब के सब हार गए, और हारने के बाद पूरी तरह से उनकी जो स्वतंत्रता थी नष्ट कर दी गई। छोटे छोटे जो थे वो तो रहने दिए गए।
जो क्या कहते हैं पेशवा थे उनको अंग्रेज़ों का पेशनर बना दिया गया, या यह कहिए कि उनको किसी तरह से एक नौकर बना के छोड़ दिया गया। और भारत की अंतिम एक सर्वमान्य और जो सबसे बड़ी शक्ति थी मराठा, वो अंग्रेजी राज के अधीन हो चुका था, वो खत्म हो चुका था और भारत अब पूरी तरह से अंग्रेज़ों के नियंत्रण में जा चुका था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे एक लंबी नीति के तहत मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। अब देखिए कहाँ से शुरू किया, 1775 से, कहाँ ख़त्म किया, 1920 के पास आकर के, यानी कि लगभग 45 साल उन्होंने मराठों से संघर्ष किया और मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। यही अंग्रेज़ों की नीति थी। शुरुआत समय से ही हमने एक संक्षेप में ही बताया कि वो अजगर वाली चाल चल रहे थे, उन्हें कोई हड़बड़ी नहीं थी, उन्हें कोई ज़्यादा धड़फड़ी नहीं था, कोई ज़्यादा क्या कह सकते हैं उछल कूद नहीं करना था। वो सीधा सीधा पहले एक शिकार चुन लेते थे, उसके आसपास डेरा डालते थे, फिर उस शिकार को पकड़ लेते थे, हड्डियां तहत उसकी तोड़ देते थे और फिर उसे ग्रास में ग्रस लेते थे। और इस प्रकार से धीरे धीरे होते होते उन्होंने पूरे भारत को ग्रस लिया। तो अभी तक हमने जो आपको वीडियो में बताया है, फ्रांसीसी युद्ध यानी कि कर्नाटक का नाटक, फिर मैसूर और आज मराठा। अब फिर अगले वीडियो में परीक्षा उपयोगी दृष्टि के साथ ही साथ ऐतिहासिक रूप से जो भी जानकारी जरूरी होगी उसके साथ हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।